नमस्कार साथियों, मेरा नाम है शुभम त्रिपाठी और एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने करंट अफेयर की क्लासेस लेके। ठीक है। हमने अपने वीडियोस में नेशनल, इंटरनेशनल और इकोनॉमिक पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। अब इकोनॉमिक पोर्शन का जो बचा हुआ पोर्शन है वो है बजट प्लस ईएस। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे। आज हम इसको करने वाले हैं। आप जानते हैं ये तीनों पोर्शन जो है इनसे करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन। मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर नेशनल देखेंगे तो आप नेशनल से कम 8 क्वेश्चन, इंटरनेशनल से 5 से 6 क्वेश्चन और इकोनॉमिक पोर्शन जो है यहाँ से भी 8 क्वेश्चन लगभग आने के चांसेस रहते हैं, जिसमें से बजट पोर्शन से भी 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो आज हम ये करने जा रहे हैं बजट पोर्शन। अभी तक जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसके कारण जो वीडियोस थी उनकी निरंतरता भंग हो जा रही थी, क्योंकि आवाज़ में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया है। मेरे गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, धीरे धीरे ये सही हो जाएगा। आप लोग थोड़ा सा आवाज़ के साथ एडजस्ट करिएगा और हम लोग आगे चलते हैं अपने वीडियो पे, ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए। तो चलिए, आपने देखा है बाकी के 3 वीडियो जो पड़े हुए हैं आप उनको देख सकते हैं। पॉलिटी की जो आपकी रिवीजन क्लास है वो भी पड़ी हुई है चैनल पर, आप उनको देख सकते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले अगर करंट अफेयर के आप वो तीनों वीडियो देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ ये बजट एक नया टॉपिक है, इसके लिए अगर आप इकोनॉमिक्स पोर्शन वाला वीडियो देख लेंगे जो तीसरा वीडियो तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आप यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं क्योंकि ये तीनों सेपरेट वीडियोज़ हैं। ठीक है। तो अब देखिए, आपका आता है केंद्रीय बजट 2024-25। अब बजट शब्द जो है, बजट शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं भी नहीं है। यदि आपको लिखा हुआ मिले कि बजट शब्द संविधान में है तो ये गलत होगा पूरी तरह से। बजट शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग है संविधान में, और ये शब्द कहाँ लिखा हुआ है तो अनुच्छेद 112 में। आप ये आर्टिकल याद रखिएगा, पूछेगा पेपर में, कई बार पूछता भी है। अब देखिए, बजट निकालता कौन है तो वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो आप ये याद रखिएगा, बजट तैयार करने का नोडल निकाय है। क्या है? नोडल निकाय। अब अंतरिम बजट का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। अंतरिम बजट क्या होता है? जब एक सरकार होती है और फिर उस साल चुनाव होने वाला होता है तो बचे हुए टाइम के लिए जो बजट निकाला जाता है 3 से 4 महीने के लिए, जैसे कि आप देखेंगे जनवरी में हमारा बजट पेश होता है और इस बार के चुनाव जो थे वो अप्रैल और मई में थे। तो ये बाकी के 3-4 महीने के लिए जो बजट निकाला गया था उसको अंतरिम बजट कहा जाता है, और अंतरिम बजट का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। अब आप देखेंगे बजट में किस तरह के क्या क्या अवयव होते हैं। तो एक बजट जो होता है इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक राजस्व बजट और दूसरा पूंजीगत बजट। ठीक है। अब बजट तैयार किस एक्ट के तहत होता है तो इसके लिए एक एक्ट है राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003। इसको एफआरबीएम भी कहते हैं। आप ये सन याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं रहती हैं कई बार। अब आप देखिए, जो हम लोगों का राष्ट्रीय बजट है, तो चुनाव जीतने के बाद जो नई सरकार बनी उसने अपना बजट कब पेश किया तो ये बजट पेश हुआ है 23 जुलाई को। ठीक है, डेट याद रहे या ना रहे, आपको ये बजट का साइज याद होना जरूरी है। साइज कितना है तो 48,20,512 करोड़, 48,20,512 करोड़ रुपीज। आप ये अमाउंट याद रखिएगा, पूछ सकता है कई बार, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ देता है कि इस बार के बजट का साइज कितना था, तो आपको ये अमाउंट याद होना चाहिए। अब देखिए, बजट पेश करने से संबंधित क्वेश्चन बनने वाली संभावना है, क्योंकि निर्मला सीतारमन जो है वो 7 बार बजट पेश कर चुके हैं। निर्मला सीतारमन से ज़्यादा 8 बार प्रणब मुखर्जी जी ने बजट पेश किया है। पी चिदम्बरम जी जो हैं इन्होंने 9 बार पेश किया है, और सबसे ज़्यादा बजट भारत में पेश करने वाले व्यक्ति हैं मोरारजी देसाई, जिन्होंने 10 बार बजट पेश किया हुआ है। तो ठीक है, बोल सकता है कि बजट पेश करने की संख्या के आधार पर क्रोनोलॉजी में लगाइए, मतलब घटते से बढ़ते क्रम में या बढ़ते से घटते क्रम में। तो आपको ये 4 नाम याद होने चाहिए, इसलिए इनको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है। अब हम लोग अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो सरकार राजकोषीय घाटे को 2025-26 तक जीडीपी के 4.5% तक लाने का उद्देश्य से कार्य करेगी। ठीक है। तो 2025-26 तक जीडीपी का जो राजकोषीय घाटा जो है वो जीडीपी का 4.5% होने का लक्ष्य है। तो आप इसको याद रखिएगा कि ये 4.5 कब तक का लक्ष्य है तो 25 से 26 तक। लेकिन 24-25 यानी कि जो साल हम लोगों का चल रहा है
इस साल कितना राजकोषीय घाटा होने का अनुमान है, तो ये 4.9 का है। ठीक है, तो आपको ये दोनों डाटा याद रहना चाहिए कि 4.5 कब तक, तो 2025-26, और ये 4.9 इस साल का है। ठीक है, तो ये दोनों आप याद रखिएगा। अब देखिए, आरबीआई ने वित्त वर्ष 24-25 में भारत की वृद्धि दर, जीडीपी ग्रोथ रेट कर रहने का अनुमान लगाया है। और क्या अनुमान है, तो आरबीआई ने बोला है कि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी 24-25 में, वो रहेगी 7.2%। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डाटा है ये। ठीक है, ये डाटा आपका राजकोषीय घाटा कितना रहने का अनुमान है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। अब जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रहने का अनुमान है, तो 7.2, किसके अनुसार, तो आरबीआई के अनुसार, ये भी याद रखिएगा। अब पूंजीगत व्यय, मतलब जो घाटा जो व्यय होता है वो भी दो तरह का होता है, पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय। और जो प्राप्तियां होती हैं वो भी दो तरह की होती है, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। तो पूंजीगत व्यय जो है वो जीडीपी का 3.4% है। ठीक है, और अगर इसका अमाउंट याद करना चाहें आप, तो ये अमाउंट है आपका 11,11,111 करोड़। 7 बार 1 की आवृत्ति हुई है। ये जो फिगर है बहुत यूनिक सा है, पूछने की संभावना इसलिए इसकी बढ़ जाती हैं। आप इसको भी याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता हुआ दिख रहा है मुझे। अब आप देखिए, ये जो 11,11,111 करोड़ रुपए जो आपका पूंजीगत व्यय है, ये बजट के अनुमान का कितना प्रतिशत है, तो जो इस बार का हमारा बजट है ये उसका 23% है लगभग। किसका, तो 48,20,512 करोड़ का ये 23% है। ठीक है, जीडीपी का कितना है, तो 3.4%, और बजट का कितना है, तो 23%। ये दोनों डाटा अलग अलग गौर से याद रखिएगा। ये इकोनॉमिक पोर्शन है, यहाँ पे बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, खासकर बजट में कन्फ्यूजन होता है, डाटा याद नहीं होता है, बार बार कन्फ्यूजन होता है, क्वेश्चंस बहुत गलत होते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है, 5 पेजेस का है। ठीक है, इसके लिए हमने काफ़ी मेहनत की हुई है। इस वीडियो के लिए ये पीडीएफ, ये जो आपका बजट वाला पोर्शन है, इसके लिए हमने 2 सोर्सेज बुक्स के यूज किए हुए हैं, जैसे कि आपका ई दृष्टि है और एडुटेरिया बुक है। उसके बाद पीडीएफ जो है वो हमने दृष्टि आईएएस का और नेक्स्ट आईएएस, फिर उसके बाद विजन आईएएस, 3 पीडीएफ हमने इसमें कंबाइन किए हुए थे। अगर हम साइट की बात करें तो भारत के जो वित्त मंत्रालय की साइट है उसका प्रयोग किया है, और पीआईबी की जो साइट है उसका प्रयोग किया है ये डाटा निकालने के लिए। जो तो ये आपके लिए 5-6 सोर्सेज का कंबाइंड इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये बजट से क्वेश्चन बहुत पूछता है, इसलिए हमने इसमें ज़्यादा मेहनत की हुई है। तो आप इनको याद करिएगा, सिस्टमेटिक ढंग से हमने लगा दिया है आपके लिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 5-6 परसेंटेज लिखे हुए हैं। अब इनको रटना है आपको, क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो राजकोषीय घाटा कितना है, तो 4.9% है जीडीपी का इस बार का। ये सारे डाटा 2024-25 के लिए है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावनाएं हैं। तो राजकोषीय घाटा कितना है आपका, तो 4.9%। राजस्व घाटा कितना है, तो 1.8%। प्राथमिक घाटा कितना है, तो 1.4% है, जिसको प्राइमरी डेफिसिट बोलते हैं। ठीक है, ये रेवेन्यू डेफिसिट है, और ये फिस्कल डेफिसिट है इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ। कर राजस्व, सकल कर राजस्व, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू जो है आपका, ये 11.8% है। ठीक है, किसका, जीडीपी का। अब आप देखेंगे गैर कर राजस्व, तो ये है नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है आपका, ये है 1.7%। ठीक है, अब केंद्र सरकार का ऋण कितना है, मतलब डेट इन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, तो वो है आपका 56.8%, किसका, जीडीपी का। ठीक है, तो जीडीपी का 56.8% भारत की केंद्र सरकार पर कर्जा है। ठीक, प्रभावी राजस्व घाटा जो होता है इसको बोलते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ये 0.6% है। ठीक है, तो आपको ये परसेंटेज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखने हैं। कैसे, तो आप देखेंगे जो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है वो 0.6% है। फिर आप देखेंगे कि प्राइमरी डेफिसिट जो है वो 1.4% है। फिर आप देखेंगे रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, तो 1.8% है। और फिर उसके बाद फिस्कल डेफिसिट क्या है, ये 4.9% है, ये सबसे ज़्यादा है। और ये इस तरह से आप इन 4 को एक साथ लिख के याद कर सकते हैं। फिर ये एक आपका टैक्स रेवेन्यू अलग से 11.8%, नॉन टैक्स रेवेन्यू 1.7%, और फिर उसके बाद केंद्र सरकार के जो ऋण हैं वो 56.8% है। आप इनको याद रखिएगा। अब देखेंगे हम यहाँ पे एक फैक्ट लिखा हुआ है बॉक्स में, आप इसको बंद रखिए और आप इसको रट लीजिए कि बजट 2024-25 का जो फोकस एरिया है, फोकस एरिया क्या है,
तो रोजगार है, एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद कौशल प्रशिक्षण है, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट, ठीक, फिर उसके बाद मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास, और फिर एमएसएमई। तो ये चार हैं, इन चारों को आपको रट लेना है। ये आपके क्वेश्चन यहाँ से बनने की बहुत संभावना है। ये हमने डबल स्टार बना दिया यहाँ से। कभी भी क्वेश्चन किसी भी पेपर में यहाँ से छप सकता है, दे देगा कि बजट 2024-25 का फोकस एरिया क्या है, और साथ में आपको 4 ऑप्शन दे देगा। पता चला इनमें से कोई एक हटा दिया, उसकी जगह कुछ एक शामिल कर दिया और आपको गलत चुनना रहेगा, ठीक। या फिर बोलेगा बहुत सारे 4 ऑप्शन बना देगा, फिर बोलेगा कि इनमें से कौन कौन शामिल है, फिर अलग से ABCD, BCD और AD ऐसे वाले ऑप्शन बना के कई तरह के क्वेश्चन इससे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए बजट में शीर्ष 3 कर कौन कौन से हैं। अब देखिए बजट में रेवेन्यू कहाँ से आया है सबसे ज़्यादा, वो बात नहीं हो रही है। बजट में सबसे ज़्यादा टॉप पे टैक्सेज कौन कौन से हैं, तो आप देखेंगे इनकम टैक्स सबसे ज़्यादा है, ठीक है, फिर उसके बाद GST है, और फिर उसके बाद आपका निगम कर है, इसको कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं, ठीक। तो आप ये याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा टैक्स कहाँ से आया है, तो इनकम से आया है, फिर उसके बाद टैक्स कहाँ से आया है, तो GST से आया है, फिर कहाँ से आया है, तो कॉर्पोरेट टैक्स आया है। फिर उसके बाद है केंद्र की नेवल प्राप्तियाँ, दैट सेंटर्स नेट रिसिप्ट, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा केंद्र को प्राप्ति कहाँ से हुई है, तो कर से प्राप्ति हुई है कितनी, 25.8%। फिर गैर कर राजस्व नॉन टैक्सेबल रेवेन्यू जो है वो है 5.5%। फिर गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां जो है 0.8% है, ठीक है। अब आप देखिए व्यय, व्यय मतलब कि सरकार ने खर्चा कहाँ किया है सबसे ज़्यादा, तो आप इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही याद रखिएगा। केंद्रीय क्षेत्र की योजना जो है, यहाँ पर सरकार ने 15.16 लाख करोड़ रुपया खर्चा किया है, ठीक है। अन्य केंद्रीय क्षेत्र का व्यय जो है उसमें 14.91 लाख करोड़, यानी कि 14,91,000 करोड़ लगभग खर्चा किया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, केंद्र का स्थापना व्यय जो है वो 7.84 लाख करोड़ है, ठीक है। केंद्र प्रायोजित योजनाएं जो है इसमें 5.06 लाख करोड़ रुपए है। अब देखिए दो चीज़ें आपको कंफ्यूज कर रही होंगी कि केंद्र प्रायोजित योजना और केंद्र की योजना में अंतर क्या होता है। तो केंद्र क्षेत्र की जो योजना होती है, देखिए केंद्र क्षेत्र की अगर योजना है तो इस योजना में पूरा जो खर्चा होता है वो सेंटर उठाता है, ठीक है। केंद्र आपका पूरा खर्चा उठाएगा केंद्र क्षेत्र की योजना में, इस वाली में, ठीक है। लेकिन यदि केंद्र प्रायोजित की बात की गई है तो इस योजना में केंद्र कुछ खर्चा उठाता है और कुछ खर्चा राज्य साथ में इसके उठाते हैं। लाइक सेंटर इसमें 60% उठा रहा है, स्टेट इसमें 40% उठा रहा है, ऐसा हो सकता है। या फिर सेंटर और स्टेट दोनों 50-50% उठा सकते हैं, 75-50, 75-25 हो सकता है, 90-10 हो सकता है, कोई भी अनुमान हो सकता है, कोई भी अनुपात हो सकता है इसमें। लेकिन केंद्र प्रायोजित में राज्य जो है कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करेंगे, लेकिन जो केंद्रीय क्षेत्र की योजना है उसमें राज्य कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करते, पूरा व्यय उसको केंद्र ही उठाता है, ठीक है। अब अगला खर्चा जो है वो अनुदान और ऋणों में है, ये कितना है, तो 3.92 लाख करोड़ रुपए। फिर वित्त आयोग के अनुदान जो हैं वो कितने हैं, तो ये हैं 1.32 लाख करोड़ रुपए। अब देखिए राज्य संघ राज्य क्षेत्रों को कुल अंतरण कितना किया गया, मतलब राज्यों को और यूटीज को कितना पैसा दिया गया है, तो ये आपका है 23.49 लाख करोड़, यानी कि 23,49,000 करोड़ रुपए। तो आप ये अमाउंट भी याद रखिएगा कि राज्यों को अनुदान कितना मिला है, तो ये आपको मिला है 23 लाख करोड़ रुपए का लगभग। अब देखिए ये दोनों पोर्शन ध्यान दीजिएगा गौर से, दोनों साइड में डबल स्टार बना रहा हूँ क्योंकि इन दोनों पेज, दोनों ये आधे पेज जो हैं, ये आधे पेज में इतनी जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, एक क्वेश्चन आप अपने दोनों पेपर में एक एक क्वेश्चन यहाँ से मान लीजिए, ठीक है। मतलब इन दोनों से कम एक क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। या तो अगर आप BPSC दे रहे हैं तो आप इस आधे पेज से एक क्वेश्चन छापा मान लीजिए, या तो आप UP PCS दे रहे हैं तो भी आप इस आधे पेज से एक क्वेश्चन छापा मान लीजिए। इधर से या तो इधर से आ ही जाएगा एक क्वेश्चन। तो अब आपको इनको रटना कैसे है वो याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपके एक प्रश्न का सवाल है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा 100%। तो अब देखिए रुपया आता कहाँ से है, सबसे ज़्यादा सरकार के पास पैसा आया कहाँ से है, तो सबसे ज़्यादा सरकार को पैसा आया उधारी से एवं अन्य देयताओं से, ठीक है।
अन्य लाइबिलिटीज़ मतलब या तो सरकार ने उधार लिया है या तो कुछ बेच दिया है, ठीक है, जिससे दूसरी तरह से पैसा सरकार को मिला है, और यहाँ से सरकार को मिला है 27% पैसा, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि सरकार को सबसे पहले ज़्यादा पैसा कहाँ से मिला है, तो उधारी एवं देयताओं से मिला है। अब टैक्सेज की बात पहले जहाँ हमने की थी, सरकार को सबसे ज़्यादा टैक्स कौन से आए हैं, तो टैक्स दूसरे नंबर से स्टार्ट होते हैं, पहले नंबर पे उधारी है, ठीक है। तो अब टैक्सेज में आप देखेंगे तो इनकम टैक्स आपका 19% है, जीएसटी आपका 18% है, और जो निगम कर है यानी कि कॉरपोरेट टैक्स ये आपका 17% है। तो टॉप 4 तो आपको रटे होने चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना, आप अगर 70% मान के चल रहे हैं तो 30% संभावना आपकी नीचे भी होती है, ठीक है। कर भिन्न प्राप्तियाँ 9%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अब ये 5%, ये जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क है ये एक इम्पॉर्टेंट डाटा हो जाता है, तो आप इसको याद रख सकते हैं कि ये 5% है। फिर सीमा शुल्क, ठीक है, तो ये आपका 4% है, ये याद रखिएगा। गैर भिन्न पूंजीगत प्राप्तियां जो है ये 1%। 70% क्वेश्चन आपके बनने की संभावना ऊपर के 4 से ही है। बाकी आप तीनों जो चारों नीचे के भी हैं आप इनको भी एक बार याद रखेंगे तो आप अपने एक नंबर को सुनिश्चित कर रहे होंगे ताकि आप गलत ना करें, ठीक। तो आप कम से कम ये आधा पेज तो रट के जाइएगा, यहीं से क्वेश्चन आपका आ जाना है। ये मैं इस तरह से नहीं बोल रहा हूँ, मैं इतना दबाव दे के क्यों बोल रहा हूँ, मैंने प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पेपर देखे हुए हर साल मुझे कम से कम यहाँ से एक क्वेश्चन तो मिला ही है। अब देखिए रुपया जाता कहाँ है, इट मीन सरकार खर्चा कहाँ करती है ज़्यादा, तो सरकार का सबसे ज़्यादा खर्चा जो होता है वो करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, मतलब सरकार राज्यों को जो हिस्सा देती है टैक्सेस में, वहाँ पे सबसे ज़्यादा सरकार खर्चा कर रही है 21%। फिर आप देखेंगे सरकार ब्याज भुगतान करती है 19%। यह ब्याज भुगतान किस चीज़ का है, ये जो 27% सरकार के लिए पैसा आया है ना, तो सरकार ने कहीं से उधार लिया है। अब इस उधारी को चुकाने के लिए ब्याज भी तो जमा करनी होगी, तो वो ब्याज जमा करने में सरकार अपना दूसरा सबसे ज़्यादा खर्चा करती है 19% का, तो ये याद रखिएगा। फिर केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम जो है हमने आपको बताया था, ये वो स्कीम्स हैं जिसमें केंद्र का पूरा पूरा खर्चा होता है, तो ये 16% खर्चा होता है, ठीक है। अब आप देखेंगे वित्त आयोग और अन्य अंतरण कितने हैं, तो ये 9% है, ठीक है। अन्य व्यय कितना है, तो ये भी 9% है। ये अन्य व्यय आपको नहीं याद होगा चलेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना सकता है, उसके पास वो यहाँ पे पोटेंशियल इस परसेंटेज पे कम है। लेकिन फिर अगला क्वेश्चन जो अपना जो अगला डाटा है यहाँ पे फिर पोटेंशियल है। केंद्र प्रायोजित योजना 8%, ठीक है। रक्षा क्षेत्र में 8%, सब्सिडी में 6%, पेंशन में 4%। अब देखिए ये नीचे की चारों इंपॉर्टेंट है और ये ऊपर की चार जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप देखें तो यहाँ ये जो आधा पेज भी नहीं, ये एक चौथाई पेज है आपका, और ये आपका एक चौथाई पेज एक नंबर सुनिश्चित करेगा दोनों पेपर्स में। तो आप ये वाला डाटा तो रट के जाइएगा। आप कैसे रटेंगे, खा जाएंगे, घोल के पिएंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन आप ये रटेंगे, ये रट जाना चाहिए आपको, ठीक है। लास्ट ईयर का ही मैं बता दूं आपको, तो यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ था, सब्सिडी से, रक्षा से और पेंशन से यूपीपीसीएस में स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन यहाँ दिया था, यहीं से स्टेटमेंट बन के क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो अब मान लीजिए यहाँ नहीं पूछेगा तो इधर पूछ देगा, लेकिन वो पूछेगा इस चार यहाँ से, ये जो पार्टीशन हुआ है ना, इधर से या तो इधर से एक क्वेश्चन बनाएगा वो, तो आप ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप बाद में रिग्रेट जरूर करेंगे जब आप पेपर के बाद ये पेज देख रहे होंगे। अब देखिए बजट की 9 प्राथमिकताएं थी। अब आप इन 9 आपको ये गिनती याद होनी चाहिए कि कितनी प्राथमिकताएं थी, तो 9। अब आप इनका नाम एक बार पढ़ लीजिएगा। कृषि में उत्पादकता एवं अनुकूलनीयता, फिर रोजगार और कौशल प्रशिक्षण है, फिर समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय है, विनिर्माण एवं सेवाएं हैं, शहरी विकास है, ऊर्जा सुरक्षा है, अवसंरचना है, नवाचार अनुसंधान एवं विकास है, नई पीढ़ी के सुधार हैं। तो आप ये एक बार सब पढ़ लीजिएगा। अब देखिए इस बार टैक्स स्ट्रक्चर जो है वो भी चेंज किया गया है, तो आपको ये भी याद होना चाहिए, ठीक है। आप इसको कैसे याद रखेंगे, तो 0 से 3 लाख तक आपका कोई टैक्स नहीं लगता, 0% है। 3 से 7 लाख तक 5%, 7 से 10 लाख 10%, 10 से 12 लाख 15%, 12 से 15 लाख 20%, और 15 लाख से ज़्यादा पे 30%। तो आप इस पेज को भी, ये आधा पेज जो है, आधा पेज भी नहीं, मैं इसको क्या ही बोलूँ, क्या ही है, ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स में पोटेंशियल है क्वेश्चन बनने का, तो आप इसको भी याद रखिएगा, ठीक।
अब यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, लेखानुदान जो होता है ये आर्टिकल 116 के तहत पेश किया जाता है। ये कब पेश किया जाता है? जब पूर्ण बजट से पहले पेश होता है, किंतु इसमें चुनाव की कोई बात नहीं होती है, ठीक है। तो ये अंतरिम बजट नहीं है, ये पूर्ण बजट से पहले पेश होता है। और क्यों पेश होता है? क्योंकि जो हम लोगों का बजट होता है वो पास होने में टाइम लगता है, ठीक है। अब ये टाइम जब तक लग रहा है तो सरकार के खर्चे कैसे चलेंगे, काम कैसे चलेगा? वो काम चलाने के लिए ये लेखानुदान पास कर दिया जाता है, जिससे सरकार का काम चलता रहे और फिर ये बजट तो पास होना ही है, ठीक। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं इस पेज में कि भारत का पहला बजट कब पेश हुआ था, तो 7 अप्रैल 1860 को पेश हुआ था और इसको पेश किया था जेम्स विल्सन ने। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बजट से रिलेटेड है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बना लेता है आयोग, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। अब स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश हुआ था, तो ये 26 नवंबर 1950 को, ठीक है। सॉरी नवंबर 1952 होगा, 92। तो ये आप याद रखिएगा, आर के षणमुखम चेट्टी, ठीक है। अब देखिए, रेल बजट तथा आम बजट जो है ये 2017 से एक साथ पेश किया जा रहा है, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा, 2017 से पहले ये अलग अलग पेश होता था, ठीक है। 1925 में शायद इसको बांटा गया था, मेरे को एग्जैक्ट सन याद नहीं, तो आप ये एक बार गूगल सर्च जरूर करिएगा, ठीक है। और ये 2017 से एक साथ पेश किया जा रहा है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कुछ मंत्रालयों को ये व्यय किया गया है, तो किस मंत्रालय को सबसे ज़्यादा है? वित्त मंत्रालय को सबसे ज़्यादा दिया गया है, ठीक है। तो हम वित्त मंत्रालय जो है, वित्त मंत्रालय जो है उसको सबसे ज़्यादा है, तो उसकी तो बात ही नहीं हो रही है। बात हो रही है रक्षा मंत्रालय की। दूसरे नंबर पे इसको सबसे ज़्यादा मिला है 6,21,940 करोड़ रुपए, पॉइंट में 85 भी है, ठीक है। फिर देखिए सड़क एवं परिवहन मंत्रालय को कितना मिला, तो 2,78,000। रेल मंत्रालय को कितना मिला, तो 2,55,393। उपभोक्ता मामले एवं खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को 2,23,323। अगर आप वैसे याद रखना चाहें तो 22, 33, 23, ये इस तरह से डाटा आप याद रख सकते हैं। और गृह मंत्रालय को कितना मिला हुआ है, तो ये है 2,19,643 करोड़ रुपए। कई बार किस मंत्रालय को कितना व्यय प्रदान किया गया है, कितना बजट अलॉट किया गया है, ऐसे संबंधित क्वेश्चन पूछ देता है, या फिर ऐसा क्वेश्चन बना देता है कि किस योजना को कितना पैसा दिया गया है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, वो हम आगे कवर करेंगे। तो ये आप डाटा एक बार पढ़िएगा, याद रखने का कोशिश करिएगा, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अब देखिए हमारी यहाँ पे योजनाएं स्टार्ट हो जाती हैं। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है PMGKAY, इसको सबसे ज़्यादा 2,05,250 करोड़ रुपए इस योजना को सबसे ज़्यादा दिया गया है। कितना है, तो मैं एक बार यहाँ से फिर से लिख देता हूँ, 2,05,250 करोड़। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो है इसको 1,68,464 करोड़। यूरिया सब्सिडी के रूप में 1,19,000। अब देखिए जल जीवन मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन भी इसी को कहा जाता है, इसको दिया गया है 70,163 करोड़ रुपए। आप जल जीवन मिशन का फंड याद रखिएगा, कई बार के पेपर में मैंने सेम डायरेक्ट यही क्वेश्चन देखा हुआ है। अब सड़क निर्माण कार्य के लिए 1,15,000 करोड़। मनरेगा का डाटा कई बार पूछ देता है, 86,000 करोड़ रुपए, ठीक है। PM किसान सम्मान निधि 60,000 करोड़ रुपए। ये जहाँ जहाँ मैं लाइन खिंचा रहा हूँ या फिर हाईलाइटेड है, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, आप इनको रटने का कोशिश करिएगा। अब देखिए PM आवास ग्रामीण योजना जो है इसमें 54,500 करोड़ है, ठीक है। फिर पोषक एवं तत्व आधारित जो सब्सिडी है ये 45,000 करोड़ की है। विमान एवं एयरो इंजन में 40,000 करोड़ रुपए इस बार खर्चा किया गया है। सौर ऊर्जा एवं ग्रिड इंपॉर्टेंट है, 10,000 करोड़ रुपए, राउंड फिगर अमाउंट भी है। ऐसे अमाउंट ज़्यादा पूछता है और याद करने में भी आपके लिए आसान होगा, तो आप ये याद रखिएगा, सौर ऊर्जा ग्रिड जो है इसके लिए आपका 10,000 करोड़ अलॉट किया गया। सेमीकंडक्टर के लिए इस बार 5 कंपनियां लगा दी गई हैं भारत में, और सेमीकंडक्टर में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया जा रहा है। सेमीकॉन इंडिया एक कार्यक्रम भी हुआ है, तो सेमीकंडक्टर में आप देखेंगे तो 6,903 करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया गया है। IDEA स्कीम के लिए क्रेडिट लाइन जो है वो 3,849 करोड़ की है। नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाओं में आप देखेंगे तो ये है आपका 2,228 करोड़। आप देखेंगे औषधि के लिए
उद्योग के लिए PLI जो है ये है आपका 2143 करोड़। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण LPG के लिए आप देखेंगे तो 1500 करोड़ है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 1200 करोड़ है। अमृत मिशन के लिए 8000 करोड़ है। तो आप एक बार वीडियो को रोक के या तो फिर PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करके ये डाटा जो है इसको याद करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। एक क्वेश्चन यहाँ से इन योजनाओं के फंड अलॉटमेंट से देखने को मिलता है बार बार। अब देखिए लक्ष्य कुछ इस बार के बजट में रखे गए हैं। तो 2029-30 तक $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य रखा गया है और 5 ट्रिलियन का क्या लक्ष्य है तो 2026-27। तो आप ये दोनों डाटा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये दोनों लक्ष्य आपके लिए। अब देखिए अंतरिम बजट में कुछ वादे किए गए थे जिसमें 4 जातियों की बात की गई थी, 4 कास्ट। ये कास्ट कौन कौन से, देखिए फोकस एरिया वहाँ पे जो था वो अलग था, ठीक है। रोजगार था, कौशल प्रशिक्षण था, मध्यम वर्ग था और MSME था। लेकिन आप देखेंगे 4 जातियाँ अगर देखेंगे तो ये कौन कौन से, गरीब, युवा, महिला और किसान, ठीक है। तो आप इनको अलग याद रखिएगा, ये 4 जातियाँ हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। अब आप देखेंगे MSP में लागत का 50% मार्जिन रखा जाएगा। हमने आपको कल ही इकोनॉमी वाले वीडियो में ये चीज़ बताई थी कि MSP में जो सरकार ने निर्धारित किया है वो आपका मार्जिन 50% होगा, यानी कि अगर आप 100 रुपया खर्च कर रहे हैं तो आपको कम से कम 150 रुपया तो दिया ही जाएगा MSP। अब देखिए अब प्राथमिकताओं के आधार पर कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बेस पे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपके लिए दी गई है। आप इनको याद करने का कोशिश करिएगा, एक बार पढ़िएगा ज़रूर। तो 45% भारतीय जो है वो कृषि से संलग्न है, ठीक है। अब आप देखेंगे जलवायु अनुकूल नई किस्मों को शुरू करना है, जिसमें से 32 कृषि और बागवानी फसलों की 109 किस्मों को इस बजट में प्रोत्साहन दिया गया है। नेचुरल कृषि को बढ़ावा देने के लिए 10,000 आवश्यकता आधारित जैव आधान संसाधन केंद्रों की स्थापना की जाएगी। कितने, तो 10,000, ठीक। अब देखेंगे आत्मनिर्भरता हेतु दलहन व तिलहन मिशन चालू किया गया है। इसमें कौन कौन सी फसलें हैं, सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, ठीक है। तो आप ये 4 फसलें याद रखिए। फिर उसके बाद सब्जी उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला हेतु क्लस्टर विकसित किए जाएंगे व किसान उत्पादन संगठनों, सहकारी समिति और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना विकसित की जाएगी। 5 राज्यों में KCC किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जाएंगे। डिजिटल सर्वेक्षण तथा झींगा उत्पादन व निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा। अब देखिए बजट में 2024 का जो बजट है, ठीक है, इसमें प्राप्तियों का अनुमान और व्यय का अनुमान दोनों हमने अलग अलग किया हुआ है। अब आप जानते हैं बजट में राजस्व व्यय भी होता है और राजस्व प्राप्तियां भी होती हैं और पूंजीगत व्यय भी होता है और पूंजीगत प्राप्तियां भी होती हैं। अब आप देखेंगे कि राजस्व प्राप्तियां कितनी हुई हैं इस बार, तो ये प्राप्तियां हैं आपकी 31.3 लाख करोड़ रुपए, जो कि कुल प्राप्तियों का 64% है, ठीक है, 64.91। और अगर आप पूंजीगत प्राप्तियां देखें तो ये 16,09,000 करोड़ रुपए है और जो कि 35.09% है। अगर आप टोटल जोड़ के देखेंगे तो ये 48,20,000 करोड़ हो गया जो आपका बजट साइज है, ठीक है। अब आपका व्यय देखेंगे तो ये भी वहीं जाएगा 48,20,000 करोड़ के लगभग। तो राजस्व व्यय कितना है, तो ये आपका 37,09,000 करोड़ रुपए है, जो कि आपके कुल व्यय का 76% है, 76.95 यानी कि 77%। और अगर आप पूंजीगत व्यय देखेंगे तो ये पूंजीगत व्यय आपका 11,11,111 करोड़ है, ठीक है, जिसमें 3 ठो 11 थे। ये आपका क्या होगा, तो ये 23.05% है कुल व्यय का। अब देखिए हम लोग चलते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की तरफ कि कौन कौन से फैक्ट्स इस बजट में हमारे थे। तो ये पॉइंटर फॉर्म में मिलेगा आपको, अलग अलग सोर्सेज से हमने इनको कलेक्ट किया हुआ है। तो पहला देखिए है विदेशी कंपनियों पर कॉरपोरेट कर की दर जो थी पहले 40% थी, इसको घटा के 35% कर दिया गया है, ठीक है। ये एक फैक्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद इनकम टैक्स एक्ट जो था 1961 को रिव्यू किया जाएगा, ऐसा इस बजट में कहा गया है। फिर उसके बाद कैंसर की 3 दवाओं की कस्टम ड्यूटी समाप्त कर दी गई है। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैंने इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखा था। अब आप कहेंगे करंट का क्वेश्चन कैसे देख लिया भाई तूने PYQ में, तो हाँ भाई मैंने ये क्वेश्चन PYQ में नहीं देखा है, ये मैंने एक टेस्ट सीरीज में देखा हुआ था, ठीक है।
तो ये टेस्ट में मैंने ये क्वेश्चन देखा था, जिसमें से क्वेश्चन ये था कि निम्न 3 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी समाप्त कर दी गई है, और वहाँ पे ऐसे ट्रेस्ट ट्रेस्टुजुमैब, फिर उसके बाद डेरेक्सटेकन, सॉरी बोलने में बहुत अटपटा है, आप लोग पढ़िएगा ध्यान से, और ओसिमेरबिटिबिन, और फिर डरवालुमैब, ये 3 दवाइयाँ जो हैं इन पर कस्टम ड्यूटी समाप्त कर दी गई है। मैं एक बार फिर से पढ़ने का कोशिश करता हूँ, आप अपने स्तर पे पढ़िएगा, मेरी जीभ लड़खड़ा रही है। ट्रेस्टुजुमैब, डेरेक्सटेकन, और फिर उसके बाद दूसरी दवा ओशिमेरटिबिन और डरवालुमैब, ठीक है। तो ये 3 दवाइयाँ हैं, आप इनका नाम याद रखिएगा। आप कैसे याद रखेंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन कहाँ देखा है, मैंने आपको सोर्स भी बता दिया। अगर मैं नाम ले दूँ कोचिंग का, तो वो ध्येय का टेस्ट था, ठीक है, ध्येय IAS। इसीलिए जब मैं बजट पढ़ रहा था तो मेरा ध्यान इस क्वेश्चन पर बहुत अच्छे से गया था, क्योंकि मैंने ये टेस्ट में एक बार गलत किया हुआ था, क्योंकि मुझे नहीं याद था कि किन दवाओं पर कस्टम ड्यूटी समाप्त की गई है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फिर उसके बाद देखिए, मोबाइल इंडस्ट्री जो है कस्टम ड्यूटी घटाकर 15% कर दी गई है। गोल्ड सिल्वर की कस्टम ड्यूटी घटाकर 6% कर दी गई है, और प्लेटिनम जो है इस पर कस्टम ड्यूटी 6.4% है। अब आप देखेंगे 25 क्रिटिकल मिनरल पर कस्टम ड्यूटी समाप्त। तो ये दुर्लभ धातुएं हैं, ठीक है। तो 25 दुर्लभ धातुओं पर कस्टम ड्यूटी यानी कि सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया है। अब आप देखेंगे ये स्टॉक मार्केट से संबंधित एक फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। लॉन्ग टर्म गेन टैक्स जो है उसको बढ़ा करके 12.5% कर दिया गया है, और शॉर्ट टर्म गेन टैक्स जो है उसको बढ़ा करके 20% कर दिया गया है। मतलब यदि आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप अगर कुछ पैसा अर्जित कर रहे हैं स्टॉक मार्केट से, तो आपको 12.5% का टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन यदि आप तुरंत कोई स्टॉक खरीद रहे हैं और महीने 2 महीने के अंदर उसको बेच करके अपनी इक्विटी से पैसा या लाभ कमा रहे हैं, तो आपको 20% का टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म गेन टैक्स है। अब देखिए, एंजल टैक्स जो है इसको समाप्त कर दिया गया है। एंजल टैक्स चालू कब हुआ था? तो ये 2012 में लागू किया गया था। एंजल टैक्स होता क्या है? तो कुछ ऐसी कंपनियां जो किसी स्टार्टअप पर इन्वेस्ट करती हैं और बिना किसी इक्विटी के या फिर बहुत कम इक्विटी लेके, तो उनको एंजल कंपनीज कहा जाता है, और इस तरह की कंपनियों पर जो टैक्स लगता है उसको एंजल टैक्स कहा जाता है। तो अब इस तरह के टैक्स को समाप्त कर दिया गया है, जिससे भारत में जो स्टार्टअप हैं उनको बढ़ावा मिले, उनके फंडिंग ज़्यादा से अच्छी हो सके, भारत में स्टार्टअप बढ़ सके। यदि आपको याद हो, लास्ट क्लास जो हमने इकोनॉमी की ली थी, उसमें जो इकोनॉमिक सर्वे निकाला गया है, उसमें बताया गया था कि 2014 में भारत में 495 स्टार्टअप थे, और 2024 की यदि बात की जाए तो आज भारत में 98,000 प्लस स्टार्टअप है, ठीक है। तो ये एक फैक्ट था। इस तरह के फैक्ट्स को आप अपने मेंस की आंसर राइटिंग में फ्लॉन्ट कर सकते हैं, जिससे आप अच्छे नंबर ग्रैब कर पाएँ, ठीक है। अब देखिए, हमने यहाँ पे दोबारा से इन रेट्स को लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि यहाँ भी एक क्वेश्चन बनने का फुल पोटेंशियल होता है, ठीक है। आप इसको डबल स्टार मार्क करके चलिए, ये क्वेश्चन आया है आपका, ठीक है। तो आप देखिए, यहाँ फिर से देखेंगे, प्रभावी राजस्व घाटा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 0.6%। अगर इसका रुपए में अनुमान लगाएंगे तो ये 1,79,000 करोड़ रुपया होता है। 89 तो 1,89,000 करोड़ रुपए है ये आपका, ठीक है। 1.89 लाख करोड़, ठीक। फिर उसके बाद आता है प्राथमिक राजस्व घाटा, प्राइमरी रेवेन्यू डेफिसिट, ये 1.4% है, और यदि आप इसका रुपए में देखेंगे आंकड़ा तो ये है 4.5 लाख करोड़ रुपए, ठीक। फिर आप देखेंगे रेवेन्यू डेफिसिट, तो ये 1.8% है, और इसका अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो ये 5.8 लाख करोड़ रुपए का है। अब आप देखेंगे राजकोषीय घाटा, तो ये 4.9% है, और यदि आप इसको आंकड़ा देखेंगे तो ये 16.13 लाख करोड़ रुपए है, ठीक है। ये किसके अनुमान में ये परसेंटेज निकाला गया है? तो ये जीडीपी के सापेक्ष में, ठीक है। ये परसेंटेज जो है, ये घाटा का जो परसेंटेज है, ये जीडीपी के संदर्भ में है। भारत की जीडीपी इस टाइम पे 3.94 लाख करोड़ की 3.9 ट्रिलियन की है लगभग, ठीक है। तो इस जीडीपी के संदर्भ में ये परसेंटेज निकाला गया, आप इनको याद रखिएगा।
ये आप समझ के चलिए। यहाँ भी एक क्वेश्चन है, मैं एक स्टार और बढ़ा दिया, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन मैंने बार बार PYQ में देखे हुए हैं और हर एक पेपर के PYQ में यहाँ से क्वेश्चन देखा है मैंने। अब देखिए फिर कुछ फैक्ट्स हैं यहाँ पे। तो भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 शाखाएं खोली जाएंगी। किसकी 100 शाखाएं? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की। कहाँ खोली जाएंगी? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में, याद रखिएगा। अब झींगा कृषि खेती के निर्यात के लिए वित्त पोषण की सुविधा दी जाएगी और ये सुविधा देगा कौन? तो नाबार्ड। ठीक। अब पूर्वोदय योजना एक चालू की गई है, इसमें कौन कौन से राज्य शामिल है? तो आप ये याद रखिएगा, पूर्वोदय अगर आप नाम सुनते हो तो आपका दिमाग एकाएक जाएगा नॉर्थ ईस्ट में और ऑप्शन से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन इस पूर्वोदय योजना में एक भी नॉर्थ ईस्ट का राज्य शामिल नहीं है, एक भी राज्य नॉर्थ ईस्ट का नहीं है। तो आप ध्यान दीजिएगा, पूर्वोदय में बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। इन 5 राज्यों को याद रखिए। एक क्वेश्चन यहाँ पे भी है। अब आप कहेंगे कि तुमको तो साला हर एक लाइन में एक क्वेश्चन दिख रहा है। तो हाँ दिख रहा है भाई, क्योंकि ये पूछता है। तो आप बार बार जहाँ से मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं, आप रटिएगा उन लाइंस को, उन फैक्ट्स को, और आप जब अपना पेपर दे रहे होंगे तो आप मन ही मन मुझे थैंक यू बोल रहे होंगे कि अच्छा किया उसने बता दिया कि वहाँ से क्वेश्चन आता है। और यदि आपको ये सब पता है तो फिर आप जान रहे हैं कि हाँ मैं सही ही बात कर रहा हूँ। तो आप रिवाइज करिए। अब देखिए, मुद्रा ऋण जो है तरुण श्रेणी में, मुद्रा ऋण पहले जो दिया जाता था वो 10 लाख तक का ही होता था। अब मुद्रा ऋण जो है ये तरुण श्रेणी में उन लोगों को जो पहले से ऋण ले चुके हैं और चुका चुके हैं, उनके लिए ये कॉर्पस 10 लाख से बढ़ा करके 20 लाख कर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है सिर्फ जिन्होंने पहले कभी मुद्रा ऋण लिया है और अपना ऋण चुका दिया है। ऐसे लोगों को नहीं कि आप गए मुंह उठा के कि हाँ हमको ऋण दे दो, हमको कर्जा दे दो और बैंक आपको दे दे 20 लाख, नहीं देगा। आप यदि तरुण श्रेणी में आ रहे, मतलब मुद्रा ऋण की अलग अलग श्रेणियां बनी हुई थी और तरुण श्रेणी में पहले 10 लाख तक का होता था। अब अगर आप उस श्रेणी में हैं और अगर आपने पहले कभी ऋण लिया है और चुका दिया तो अब आपको 20 लाख तक का मिल सकता है। अब देखिए अगला फैक्ट क्या है। MSME तथा पारंपरिक कारीगरों के लिए PPP मॉडल पर ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र की स्थापना की जाएगी। ठीक है, ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र यानी कि ऑनलाइन जो बेचने का एक तरह का पोर्टल बनाया जाएगा PPP मॉडल पे। ठीक है। अब 100 शहरों में प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क की स्थापना की जाएगी। ये भी एक क्वेश्चन है, कितने शहरों में प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे? ये क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है। कहाँ देखा हुआ है? तो ये मैंने टेस्ट पेपर में देखा हुआ है। ठीक है। अब आप कहेंगे टेस्ट पेपर का कोई भी क्वेश्चन उठा के तुम बता दे रहे हो कि टेस्ट पेपर में देखा है तो हमारे पेपर में आ ही जाएगा। भाई वो टेस्ट पेपर जिन टीचर्स ने बनाया है वो एक कोचिंग्स के टीचर होते हैं, प्रतिष्ठित कोचिंग होती हैं, वहाँ वो लोग मेहनत करते हैं, उसी के नाम पे वो लोग अपना टेस्ट पेपर बेचते हैं। तो अगर किसी ने वो सोचा है तो वो कुछ ना कुछ तो अपना दिमाग लगाया ही होगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, क्या पता आपका भी 1 नंबर का फ़ायदा हो जाए। तो 100 शहरों में प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। अब अगला क्या है? 12 औद्योगिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। अब देखिए ये 12 औद्योगिक कॉरिडोर बनाने की बजट में बात की गई है। अगर आपने इकोनॉमी वाला मेरा कल का वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने आपको बताया है कि 11 औद्योगिक शहरों की घोषणा कर दी गई है। एक औद्योगिक शहर की घोषणा अभी नहीं हुई है क्योंकि उस समय जिस समय ये घोषणा की गई थी तो हरियाणा और JNK में चुनाव चल रहे थे। ठीक है। तो ये एक शहर बाद में घोषित किया जाएगा। बाकी 11 शहरों की घोषणा कर दी गई है, जिसकी सूची आपको हमारे लास्ट वीडियो में मिल जाएगी। अब देखिए विकास केंद्र के रूप में शहरों का विकास किया जाएगा। ठीक है। तो जो सिटीज़ हैं उनको डेवलप्ड सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। 5 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप दिलाई जाएगी। ठीक है। तो आप ये फैक्ट भी याद रखिएगा कि 5 साल में टॉप 500 जो कंपनीज हैं वहाँ पे 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप दी जाएगी। अब 25,000 गाँवों को, ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4.0 से जोड़ा जाएगा। अब देखिए PMGSY जो है ये अब खबरों में आ गई क्योंकि इसका चौथा चरण चालू किया गया। तो ये चालू कब हुई थी ये योजना? तो आपको ये फैक्ट याद होना चाहिए कि ये चालू की गई थी आपकी सन 2000 में। तो आप ये सन याद रखिएगा। ठीक है, कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ की गई? तो 2000 में। इसका चौथा चरण कब चालू किया गया? तो 2024 में। ठीक है। अनुसंधान राष्ट्रीय शोध निधि, ठीक है, नेशनल रिसर्च फंड जो आपका बनाया गया है,
ये है आपका 1 लाख करोड़ का। तो आप इसको याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है कि इस बार के बजट में अनुसंधान राष्ट्रीय कोष की घोषणा की गई है। तो वो कितने का है, तो आप याद रखिएगा कि वो है आपका 1 लाख करोड़ रुपए का। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुना बढ़ाने हेतु 1,000 करोड़ के वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुना बढ़ाने हेतु 1,000 का एक वेंचर कैपिटल बनाया जाएगा। ठीक है, वेंचर कैपिटल फंड बनाया गया, मतलब 1,000 करोड़ का एक फंड बनाया गया है, जिससे अगले 10 सालों में 5 गुना अपनी स्पेस इकोनॉमी को बढ़ाएंगे। स्पेस इकोनॉमी बढ़ती कैसे है, तो हमने अपने जो रॉकेट्स बनाए हैं उससे हम अलग अलग देशों के सैटेलाइट स्पेस में भेजेंगे और अलग अलग स्पेस मिशन पर काम करेंगे, जिसके कारण हमको विदेशी धन प्राप्त होगा, जिससे एक तरह से हम लोग बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अमेरिका जैसे बड़े देश हैं वो कमा रहे हैं पैसा। अमेरिका का जो निजी कंपनी है स्पेस एक्स, उसका फैल्कन 9 रॉकेट जो है वो बार बार स्पेस में जा रहा है अलग अलग देशों के रॉकेट्स लेकर, और इस तरह से वो अमेरिका की जीडीपी में एक अच्छा इजाफा कर रहा है। उसी दिशा में भारत भी जाने का काम कर रहा है। हमने अपने 4 जो रॉकेट्स हैं वो हमारे वर्किंग है, और उनसे हम भी कई बार विदेशी देशों के सैटेलाइट्स को भेज रहे हैं। तो उसी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का प्रयास है। ये जो स्पेस इकोनॉमी है इसके बारे में या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में आप नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर पढ़ेंगे, जब हम आपको साइंस पढ़ा रहे होंगे, करंट अफेयर का, साइंस का करंट अफेयर, तो आप ये ज़रूर देखेंगे। अब देखिए इसका जो बजट का हमारा अगला पोर्शन है ये है सकल राजस्व कर। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू जो कलेक्ट हुआ है ये 38,04,000 करोड़ का आया है। ठीक है, 38,40,000 करोड़ होगा, सॉरी, ये लगभग। तो अब देखिए आप कि सकल कर राजस्व जो है जीडीपी का 11.8% है। हमने पहले ही आपको ये एक बार दिखाया हुआ है। अब देखिए इसमें डायरेक्ट टैक्स कितना है, तो 6.8%, और इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, तो ये 5%। ये दोनों याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो 38,40,000 करोड़ है, इसमें इनडायरेक्ट टैक्स जो है आपका वो 42.53% है, और जो डायरेक्ट है वो 57.47% है। आप ये परसेंटेज याद रखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कितना है। ठीक है, अब ये जीडीपी का परसेंटेज यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, अब देखिए शीर्ष 3 कर कौन है, तो हमने पीछे ही आपको बताया है कि इनकम टैक्स जो है आपका 19% है, जो कि 11,87,000 करोड़ होगा। जीएसटी जो है ये 10,62,000 करोड़ होगा, और जो निगम कर है ये 17%, और जो कि 10,20,000 करोड़ के लगभग होगा। अब देखिए वेतनभोगी तथा पेंशन भोगियों की नई कर प्रणाली में मानक कटौती जो दी गई है वो कितनी है, वो आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो वेतन तथा पेंशन भोगियों की नई कर प्रणाली में मानक कटौती 50,000 से बढ़ा के 75,000 कर दी गई है। के का मतलब 1000 होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कई जगह मैंने KCR लिखा होगा तो उसका मतलब होगा 1000 करोड़, या फिर कहीं भी यदि के बस लिखा हुआ है गिनती के बाद तो उसका मतलब होता है 1000। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते होंगे तो आपने ये टर्म जरूर देखा होगा, 100K मीन्स 100,000 फॉलोअर होता है, 5K मीन्स 5,000 फॉलोअर होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग, जबकि पारिवारिक पेंशन कटौती जो है वो 15,000 से 25,000 कर दी गई है। ठीक है, तो पारिवारिक पेंशन कटौती क्या है, तो पारिवारिक पेंशन तब होती है जब पेंशन प्राप्त व्यक्ति जो होता है उसका निधन हो जाता है, तो उसके परिवार में यानी कि उसकी पत्नी को जब पेंशन प्रदान की जाती है तो उसको पारिवारिक पेंशन बोला जाता है। ठीक है, नई पेंशन योजना में गैर सरकारी नियोक्ता का अंशदान जो होगा वो 10 से 14% होगा। ठीक है, अब देखिए नई पेंशन योजना में गैर सरकारी नियोक्ता की बात की गई है, और बाकी जो हम लोगों का यूपीएस आया है, ठीक है, यूनाइटेड पेंशन स्कीम, ठीक है, एकीकृत पेंशन योजना, उसमें व्यक्ति का जो मतलब कि कर्मचारी होता है उसका 10% योगदान होता है, और जो सरकार योगदान करती है वो 18.5% का करेगी। ठीक है, ये फैक्ट से कंफ्यूज मत होइएगा इस चीज़ को। ठीक, ये गैर सरकारी नियोक्ताओं के क्षेत्र में बात हो रही है। अब देखिए थोड़ा सा सब्सिडी की बात कर लेते हैं। तो सब्सिडी इस बार टोटल कितनी है, तो 4,28,422 करोड़ की है। सबसे ज़्यादा 47% खाद्य सब्सिडी दी गई है।
ठीक है। उर्वरक सब्सिडी आपकी कितनी है, तो 38% की है, जिसमें से यूरिया सब्सिडी अकेले 27% की है, और एलपीजी सब्सिडी जो है वो 2.78% की एलपीजी सब्सिडी दी गई। तो आप इस डेटा को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रख सकते हैं। अब देखिए इस तरह से बजट जो है हमारा लगभग लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब बचा है हमारा पोर्शन किसका, तो वो है इकोनॉमिक सर्वे का। अब इकोनॉमिक सर्वे जो है ये अगर आप देखेंगे तो हमारे जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वी अनंत नागेश्वरन जी, इन्होंने बजट पेश होने के एक दिन पहले अपना आर्थिक सर्वे पेश किया था, और जो कि लगभग 550 पेजेस का था। पढ़ पाना बहुत मुश्किल होता है, तो उसके लिए हमने इकोनॉमिक सर्वे की समरी पढ़ी हुई है, ठीक है, जो पीआईबी पे है और वित्त मंत्रालय की साइट पे है। और उसके आधार पे कहाँ से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, जो हमने पीवाईक्यू देखे हुए हैं, उसके आधार पे हमने ये समरी को कंसाइज किया हुआ है। तो आप देखिएगा इसको। तो 1950-51 में पहला सर्वेक्षण पेश किया गया था, जबकि 1964 से आम बजट के साथ एक दिन पहले ही पेश किया जाता है, ठीक है। अब आप देखेंगे जीडीपी वृद्धि दर, इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 2022-23 में 7% थी, और 23-24 में 8.2% थी, ठीक है। और आरबीआई ने क्या बोला है, सॉरी, जो इकोनॉमिक सर्वे है उसने अनुमान क्या लगाया है 24-25 के लिए, वो 6 से 7 का। लेकिन अगर आपको याद हो तो बजट में हमने पढ़ाया है कि आरबीआई जो है उसने बोला है कि 7.2% की ग्रोथ रेट रहेगी आपकी 24-25 में। अब देखिए जो राजकोषीय घाटा है, फिस्कल डेफिसिट है, ये 2022-23 में आपका 6.4% ऑफ जीडीपी था, 23-24 में 5.6% ऑफ जीडीपी था, और इस साल ये 4.9% अनुमानित किया गया है, ठीक है। तो आप देखेंगे पहले 8% कम हुआ है, सॉरी, पहले 0.8% कम हुआ है, 0.8। अब इस बार हम 0.7% कम करने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए सकल मूल्य वृद्धि दर कहाँ कितनी हुई है, तो कृषि में आप देखेंगे 22-23 में 4.7% थी, तो 23-24 में 1.4% हो गई है। और उद्योग की बात करेंगे तो 22-23 में 2.1% थी, तो 23-24 में 9.5% हो गई है। और सेवा क्षेत्र में पहले ये जहाँ 10% थी, अब 7.9% है। अब देखते हैं हम लोग विदेशी मुद्रा भंडार के संदर्भ में। तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो बढ़ा है, ठीक है। 22-23 में 578 बिलियन डॉलर का था, 578 बिलियन डॉलर का था। और जो अभी है वर्तमान में 23-24 में ये 646.4 बिलियन डॉलर का है। अब आप खाद्यान्न उत्पादन की यदि बात करें तो ये अगर आप देखते हैं तो 22-23 जो था वहाँ पे 329.7 मिलियन मीट्रिक टन था, लेकिन 23-24 में ये 328.9 मिलियन मीट्रिक टन है। मतलब आप अगर देखेंगे यहाँ से तो ये कम हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है कि आपको स्टेटमेंट दे देगा कि 2023-24 में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन हुआ। अब आपका ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि आप जानते हैं गत वर्ष में ज़्यादा हुआ था, इस बार कम हुआ है पिछली बार से। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक स्टेटमेंट बनने की भारी संभावना है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। अब आप देखेंगे पूंजी व्यय कितना है, तो पूंजी व्यय जीडीपी का 2.7% था लास्ट ईयर, और इस बार 3.2% है, ठीक है। आयात निर्यात की आप बात करेंगे तो 20-21 में आयात था 394.4 बिलियन डॉलर का, और 2023-24 में 675.4 बिलियन डॉलर है। और अगर निर्यात की आप बात करें तो 2020-21 में था 291.8 बिलियन डॉलर, और 2023-24 में ये आपका 437.1 बिलियन डॉलर है। अब हम देखते हैं, देखिए अब जो ये है आपका इकोनॉमिक सर्वे, इसमें 13 चैप्टर थे, ठीक है। अब चैप्टर वाइज लिखना बहुत मुश्किल होता है, तो हमने पहले एक चैप्टर लिखने का कोशिश किया, लेकिन उसके बाद जो भी है हमने सब पॉइंटर फॉर्म में लिखा हुआ है, और सारा डाटा इसमें है जो जो आपके पेपर के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। तो आप देखेंगे 2024 जो है इसमें जीवीए जो है ग्रॉस वैल्यू एडिशन, इसमें कृषि का जो योगदान है वो 17.7% है, उद्योग का 27.6% है, और सेवा क्षेत्र का 54.7% है। ये हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्र होते हैं।
और यहाँ पे कितना कितना इनका कॉर्पस है, आप वो याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे, ये परसेंटेज याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, अब हम देखते हैं वैश्विक वृद्धि दर जो है वो 3.2% की है। ठीक है, 2024 में विनिर्माण क्षेत्र में 9.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। मुद्रास्फीति यदि आप देखें तो ये 5.4% की है। और चालू खाता घाटा, ठीक है, ये आपका 0.7% ऑफ जीडीपी है। तो आपको एक ये भी परसेंटेज याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुद्रास्फीति आप याद रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। हालांकि यहाँ पे जो भी डाटा मैंने लिखा हुआ है वो सब इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जहाँ मैं बॉक्सेस बना रहा हूँ या ज़्यादा जोर दे रहा हूँ आप उन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। सेवा निर्यात जो है वो इस साल रहा है $341.1 बिलियन का। अब हम देखते हैं 2024 के दौरान एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो था वो $44.1 बिलियन का था। और यदि आप एफडीआई की बात करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये $26.5 बिलियन का था। ठीक है, आरबीआई ने एक प्रोजेक्ट चालू किया, प्रोजेक्ट नेक्सस, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, किसके साथ? तो ये भारत और आसियान के ये 4 देश शामिल है इसमें। 4 देश कौन कौन से? तो मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। तो अब जब आपके साथ ये क्वेश्चन पूछेगा तो वो बोलेगा प्रोजेक्ट नेक्सस में भारत के अलावा आसियान के निम्न देश शामिल हैं, और आपको 4 ऑप्शन देगा। ठीक है, और उनमें से कौन कौन से शामिल है वो चुनने को बोलेगा। तो आप इन 4 का नाम रट के रखिएगा, पूछ सकता है, काफ़ी संभावनाएं हैं। ठीक है, किस लिए चालू किया गया है? तो फास्ट पेमेंट सिस्टम को जोड़ने के लिए 2026 तक लागू हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट नेक्सस। 2024 में यूपीआई प्लेटफॉर्म पर लेन देन का मूल्य जो हुआ है वो 24 लाख करोड़ का हो गया है। 2024 में यूपीआई प्लेटफॉर्म से लेन देन। अब हम देखते हैं भारतीय शेयर बाजार ने पूंजीकरण के मामले में हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है। अब देखिए ये वाला फैक्ट बहुत वल्नरेबल है। वल्नरेबल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि शेयर मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है। ये हांगकांग को पीछे कर दिया था, बीच में फिर हांगकांग आके आ गया था, अभी फिर पीछे हो गया है, फिर कुछ दिनों में आगे हो जाएगा। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने की संभावनाएं नहीं होती हैं, क्योंकि ये फैक्ट जो है ये बदलता रहता है। तो आयोग इस तरह के क्वेश्चंस को नहीं शामिल करता है, और यदि शामिल करता है तो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो आयोग बाद में हटा देता है। इन्हीं क्वेश्चंस की वजह में से आयोग के ऊपर धब्बे लगे रहते हैं कि हाँ आयोग ने गलत क्वेश्चन दे दिया, गलत क्वेश्चन दे दिया, क्योंकि ऐसे फैक्ट्स बदलते रहते हैं। अब आप देखेंगे नवंबर 2023 में क्या हुआ था कि भारत आटा जारी किया गया था। मतलब आटा का एक ब्रांड नाम दिया गया था भारत आटा, और उसका मूल्य जो था वो 27.5 रुपये पर केजी था। ठीक है, ऐसे भारत आटा के तर्ज पे भारत चावल की घोषणा की गई फरवरी में, और इसका मूल्य था 29 रुपये पर केजी। अब हम देखते हैं मुद्रास्फीति के बारे में। एक फैक्ट है कि हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा, तेलंगाना, मणिपुर और त्रिपुरा, इन 6 राज्यों में मुद्रास्फीति 6% से ज़्यादा रही है। ठीक है, आईएमएफ के अनुसार मुद्रास्फीति जो है 24 में 4.6% और 25 में 4.2% रहने का अनुमान है। तो ये देखिए आईएमएफ के द्वारा भारत के संदर्भ में एक फैक्ट दिया गया है, तो आप ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अब देखिए अमृतकाल में विकास की रणनीति क्या है? तो निजी निवेश को बढ़ाना है, एमएसएमई को बढ़ाना है, विकास इंजन के रूप में कृषि को आगे लाना है, हरित परिवर्तन को वित्त पोषित करना है, शिक्षा और रोजगार अंतरण को पाटना है, राज्यों की क्षमता निर्माण पर फोकस करना है, और फिर उसके बाद भारत की 65% आबादी जो है वो 35 वर्ष से कम है। ठीक है, 65% भारत की आबादी 35 वर्ष से कम है, और 2044 तक कामकाजी वर्ग की आबादी भारत में बढ़ती रहेगी। अब देखते हैं हम लोग अपने अगले फैक्ट। तो 442.8 गीगावाट की विद्युत क्षमता है भारत में। अब देखिए भारत विद्युत उत्पादन किन किन क्षेत्रों से करता है उसके बारे में ये वाली जो हमने बनाई हुई है फैक्ट लाइन, आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो कोयला से विद्युत उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है 210.9 गीगावाट। उसके बाद दूसरे नंबर पर है सौर ऊर्जा 82.46 गीगावाट। फिर उसके बाद है बड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो होते हैं। ठीक है, बड़ी जल विद्युत परियोजना इनको बोला जाता है, ये है 46.63 गीगावाट। फिर उसके बाद पवन ऊर्जा है 46.16 गीगावाट, और फिर है गैस आधारित ऊर्जा उत्पादन, ये है 24.8 गीगावाट।
अब देखिए, ये बड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और जो पवन ऊर्जा है ये आगे पीछे होते रहते हैं, लेकिन इन दोनों का नंबर सेट है। अभी ये इकोनॉमिक सर्वे के आधार पे है, तो आप यही वाला याद रखिएगा। कुछ भी अगर आपको मिले कहीं पे कि पवन ऊर्जा हाइड्रो ऊर्जा से ज़्यादा हुआ है, तो आप उस फैक्ट को कंसीडर मत करिएगा, क्योंकि ये फैक्ट इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया था, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए, देश में गरीब आबादी का प्रतिशत निकाला है इकोनॉमिक सर्वे ने। इकोनॉमिक सर्वे ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 25% लोग गरीब हैं, बिहार में 20% लोग गरीब हैं, और सबसे कम गरीब तमिलनाडु में है जो कि केवल 1% है। तो आप ये गरीबी का प्रतिशत कहाँ से याद कर रहे हैं? तो ये आप इकोनॉमिक सर्वे से याद कर रहे हैं। तो ये आपका फैक्ट इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक सर्वे के जो फैक्ट होते हैं, अगर आप इनको रट के बैठे हुए हैं तो ये फैक्ट आपके मेंस में बहुत काम आते हैं। वहाँ पे जब आप इन फैक्ट्स की बारिश करेंगे और बोलेंगे कि ये इकोनॉमिक सर्वे 2023 में कहा गया है, तो आपका जो उत्तर होता है उसकी शुद्धता बढ़ जाती है, गुणवत्ता बढ़ जाती है, और आपको नंबर देने के लिए एग्जामिनर मजबूर होता है कि हाँ, इस बच्चे ने कुछ ना कुछ तो अच्छा लिखा है। अदरवाइज यदि आप हवा में तीर मारते हो तो उन चीज़ों के नंबर नहीं मिलते हैं। तो आप इकोनॉमिक सर्वे को याद रखेंगे। ये फैक्ट्स जो है ये स्टेटमेंट बेस्ड आपके क्वेश्चन तो बनाएंगे ही, लेकिन साथ में अगर आप जा रहे हैं आगे पीसीएस का या फिर बीपीएससी का मेंस लिखने, तो वहाँ पे भी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। अब देखिए, शौचालय का फैक्ट है कि 11.57 करोड़ शौचालय बने, ऐसे फैक्ट नहीं पूछेगा। 34.7 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड बने, ये भी फैक्ट पूछने की संभावना बहुत कम है। 2.63 करोड़ घर ग्रामीण गरीबों के लिए बनाए गए पीएम आवास के तहत, ये भी कम पूछने की संभावना है। पढ़ाई भी और पोषण भी, ये एक स्लोगन था 2023 का, आप इसको याद रखिएगा। कब दिया गया? तो 2023 में मई में, पढ़ाई भी और पोषण भी। अब देखिए, एम्स देवधर जो है ये 10वां जनौषधि केंद्र है। 10,000वां, सॉरी 10वां बोल रहा था मैं। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ऐसा 1000वें पे क्वेश्चन एक बार बन चुका है, तो 10,000वें पे भी बन सकता है, इसलिए आप इसको रट के रखिएगा। अब देखिए, बेरोजगारी दर की आप बात करें तो भारत में बेरोजगारी दर 3.2% है 2022-23 के अकॉर्डिंग। अब पीएम विश्वकर्मा योजना की बात करें तो ये 18 ट्रेड में कारीगरों की सहायता के लिए है। 15 अगस्त 2023 को ये योजना चालू की गई थी। 2021-22 में 77 लाख गिग वर्कर्स हैं भारत में, ठीक है, 2021-22 में, सॉरी, थे। लेकिन अगर 29-30 की बात की जाए, यानी कि लगभग 8 से 9 साल बाद भारत में 2.35 करोड़ गिग वर्कर्स होने की उम्मीद है, जो कि लगभग लगभग इसका 3 गुना है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं गिग वर्कर, आपको एक वर्ड मिला, गिग वर्कर। अब ये गिग वर्कर होता कौन है? ये ऐसे वर्कर होते हैं जिनका जो सेक्टर होता है, यानी कि जो इनके काम करने का क्षेत्र होता है, वो संगठित नहीं होता है। ये असंगठित क्षेत्र में ओपन जो स्टेज होता है उस पर काम करते हैं, ओपन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आप देखेंगे स्विगी का जो डिलीवरी बॉय है, ये जोमेटो का जो डिलीवरी बॉय है, या फिर ब्लिंकिट का जो डिलीवरी बॉय है, ये आपके गिग वर्कर्स हैं। आप देखेंगे आजकल फ्रीलांसिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो जो घर बैठे फ्रीलांसर का काम कर रहे हैं, मतलब 2 दिन किसी और कंपनी के साथ काम किया, 4 दिन किसी और कंपनी के साथ काम किया, 6 दिन किसी और क्लाइंट के लिए काम किया, वो भी एक तरह का गिग वर्कर है, ठीक है। तो आप गिग वर्कर को समझ लीजिएगा। अब देखते हैं हम लोग कृषि। तो कृषि में संलग्न आबादी जो है 42.3% है। जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है? तो ये 18.2% है। अब हम देखेंगे सूक्ष्म सिंचाई कोष, माइक्रो इरिगेशन फंड, नाबार्ड ने इसकी घोषणा की है और इसका कॉर्पस कितना है? तो ये 5,000 करोड़ का है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रट लीजिएगा। यूरिया गोल्ड जो है ये सल्फर युक्त यूरिया होती है, ठीक है। अब ये पूछेगा क्वेश्चन आपको कैसे कि यूरिया गोल्ड में कौन कौन से अवयव शामिल हैं। अब आप कहेंगे यूरिया गोल्ड, इससे मतलब कि यूरिया गोल्ड में इसकी मात्रा होती है, सल्फर की मात्रा, फास्फोरस की मात्रा, कार्बन की मात्रा, मैग्नीशियम की मात्रा, तो वहाँ पे सल्फ़र की मात्रा होगी। आप ये फैक्ट सल्फ़र याद रखिएगा कि यूरिया गोल्ड इज सल्फ़र। सल्फ़र जो होता है इसका कलर भी लगभग लगभग गोल्डन कलर होता है, सफ़ेद सफ़ेद, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ऑपरेशन ग्रीन ये चालू किया गया है। पहले इसके तहत केवल 3 फसलें थी, आलू, प्याज और टमाटर, लेकिन वर्तमान में ऑपरेशन ग्रीन में 22 फसलें शामिल हो गई हैं। 10 फल हैं, 11 सब्जियां हैं और एक झींगा है, ठीक है। तो आप इन 22 फसलों को कैसे याद रखेंगे? 10 फल, 11 सब्जी, एक झींगा, पहले 3 थी, अब 22। ऑपरेशन ग्रीन में अब कितनी है? तो 22 फसलें, ये याद रखिएगा। अब देखिए 2023 में
मछली उत्पादन में विश्व में तीसरा स्थान क्या किसका था? तो तीसरा स्थान भारत का था, ठीक है। 17.54 मिलियन मीट्रिक टन भारत ने उत्पादित किया था, जो पूरे ग्लोब का 8% था, ठीक है, मछली उत्पादन। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फार्मा बाजार है, मतलब कि दवाइयों का सबसे बड़ा बाजार भारत में, $50 बिलियन का। शीर्ष 20 कंपनियों में 8 भारतीय हैं, ठीक है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्माता है भारत। 7 पीएम मित्रा पार्क 2028 तक बनाए जाएंगे, मतलब टेक्सटाइल पार्क हैं ये। कहाँ बनाए जाएंगे? तो 7 राज्यों में, तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। इन 7 राज्यों के नाम याद रखिएगा। पीएम मित्रा में कई बार प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन आ चुका है, अभी भी आने की पूरी संभावना है, क्योंकि इसको इकोनॉमिक सर्वे में दोबारा से रिपीट किया गया है। अब देखिए अंकटाट जो है, इसके अनुसार एफडीआई प्रवाह के मामले में भारत का 15वां स्थान है, ठीक है। भारत तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है। सड़क सुरक्षा के मानक 4E, अब देखिए इसको आप याद रखिएगा, 4E सड़क सुरक्षा के मानक है। तो इसमें क्या क्या शामिल है? तो इंजीनियरिंग, इन्फोर्समेंट, इमरजेंसी केयर और एजुकेशन। तो 4E से क्या क्या है? तो आप उन वर्ड्स को याद रखिएगा, इंजीनियरिंग, इन्फोर्समेंट, इमरजेंसी केयर एंड एजुकेशन। स्टार्टअप फंडिंग के लिए 10,000 करोड़ का कोष बनाया गया है, फंड्स ऑफ फंड के नाम से। भारतीय रेल दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। 190.57 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा स्थापित की जाएगी। पवन ऊर्जा क्षमता मामले में चौथा स्थान है भारत का। एआई सुपर कंप्यूटर एरावत को टॉप 500 में 75वां स्थान मिला है। मिशन लाइफ जो है ये जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करेगी। अब आप देखेंगे भारत दुनिया का 6वां स्मार्टफोन निर्यातक है। अब ये फैक्ट्स हैं बहुत सारे, आप इनको पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जहाँ इंपॉर्टेंट होगा मैं बताता रहूँगा आपको। अब आप देखेंगे दूर संचार कंप्यूटर सूचना सेवा निर्यात में सेकंड स्थान है भारत का। अब आप देखेंगे सांस्कृतिक व मनोरंजक सेवा निर्यात में भारत का स्थान 6वां है। भारत सरकार का लक्ष्य 2030 तक 23 जलमार्गों को चालू करना है। कर्नाटक डिजिटल इकोनॉमी मिशन का लक्ष्य 2026 तक है। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में $300 बिलियन का योगदान देगा। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका, ठीक है। भारत की औसत आयु जो है वो 28.2 वर्ष है। यूपी में गरीब लोगों की संख्या में सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई है। 3.43 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी से बाहर आ गए हैं। बहुआयामी गरीबी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका बजट और इकोनॉमिक सर्वे हमने आज कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ से आपके जो क्वेश्चन आने की संभावना है वो हमने आपको पहले भी बताया हुआ था कि ये दोनों पोर्शन जो है आपका बजट और इकोनॉमिक सर्वे, ये आपका लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आप दोनों पेपर्स में मान के चलिए यहाँ से आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आप इनको याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जहाँ जहाँ हमने फैक्ट्स आपको अंडरलाइन किया है, बॉक्स बनाया है, या फिर बोलते टाइम मैंने जिन चीज़ों पे जोर दिया है आप उनको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बनने की संभावना वहाँ से ज़्यादा रहेंगी, ठीक है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करिएगा। अगर आपको कोई सुझाव है, कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमको प्रोत्साहित करना चाहते हैं, हमारा हौसला बढ़ाना चाहते हो, तो आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और देखते रहिए एडू भारत। हाँ, और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाह रहे हैं जो हमने शॉर्ट नोट्स लगाया हुआ है, तो आप इस पीडीएफ को एडू भारत के टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ये फ्री में मिल जाएगा, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। हमारा जो भी मटेरियल है सब कुछ फ्री है, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके उसको प्रिंट करा के पढ़ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो एक बार कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ आप सही जा रहे हैं, ठीक है। और देखते रहिए एडू भारत, पढ़ते रहिए, लगे रहिए, आपका पेपर है। मैं शुभम त्रिपाठी, धन्यवाद।